नमस्कार। तो चलिए आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरते हैं जो इतिहास, सत्ता और पहचान से जुड़े कई बड़े सवाल खड़े करती है। ये किताब है कर्मा नायक की द प्रेडेटर सिंडिकेट और इसमें पेश किया गया सिद्धांत काफी जटिल और कह सकते हैं उत्तेजक भी है। शुरुआत होती है लेखक के इन दमदार शब्दों से जो इस पूरी चर्चा के लिए एक मंच तैयार करते हैं। ये लाइन हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इतिहास को लिखता कौन है और किसके नजरिए को जानबूझकर कहानी से बाहर कर दिया जाता है। और यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल कि जब उस ऑफिशियल हिस्ट्री को, उस आधिकारिक इतिहास को कोई चुनौती देता है तो आखिर होता क्या है। ये किताब ठीक यही करने की कोशिश करती है। ये इतिहास की बनी बनाई कहानियों पर सवाल उठाती है और एक बिल्कुल ही अलग नजरिया हमारे सामने रखती है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। लेखक जो पहला सुराग हमारे सामने रखते हैं वो एक सरकारी संसदीय रिपोर्ट से लिया गया एक आंकड़ा है, और ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। आप देखिए, इस पूरे विश्लेषण की जो नींव है ना, वो है एक असली दस्तावेज, कड़िया मुंडा समिति की रिपोर्ट। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है जिसे साल 2000 में संसद में पेश किया गया था। लेखक का मुख्य दावा इसी रिपोर्ट पर आधारित है। बस ये एक नंबर 426। लेखक का तर्क है कि ये अकेला नंबर हमारी पूरी न्यायिक प्रणाली के अंदर छिपे एक बहुत गहरे असंतुलन को उजागर कर देता है। ये चार्ट उस नंबर के पीछे की कहानी को और भी साफ कर देता है। किताब का दावा है कि साल 2000 में जिन 481 हाईकोर्ट जजों का विश्लेषण किया गया, उनमें से 426 एक ही रसूखदार वर्ग से आते थे, और वहीं दूसरी तरफ देश की एक बहुत बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले SC, ST, OBC समुदायों से सिर्फ 55 जज थे। ये असंतुलन बहुत बड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि ये असंतुलन आखिर बना कैसे रहता है। लेखक इसके लिए कोलेजियम सिस्टम की तरफ इशारा करते हैं। ये वो सिस्टम है जहां जज खुद ही दूसरे जजों को चुनते हैं। लेखक का तर्क है कि ये सिस्टम एक जेनेटिक फिल्टर की तरह काम करता है, जो कुछ खास लोगों को ही अंदर आने देता है और बाकियों को बाहर रखता है, जिससे सत्ता एक छोटे से समूह के हाथ में बनी रहती है। अच्छा, अब कहानी में एक और मोड़ आता है। ये दूसरा सुराग हमें हजारों साल पीछे एक प्राचीन रहस्य की तरफ ले जाता है। लेखक का दावा है कि आज जो नियंत्रण दिखाई देता है उसकी जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। अब अपने इस ऐतिहासिक और जेनेटिक दावे को मजबूत करने के लिए लेखक साइंस का सहारा लेते हैं। वो 2001 में प्रकाशित डॉक्टर माइकल बामशात की एक जेनेटिक रिसर्च का जिक्र करते हैं, जो भारतीय आबादी के आनुवांशिक इतिहास पर एक नई रोशनी डालती है। और इसी रिसर्च के आधार पे लेखक एक खास समूह की पहचान करते हैं जिन्हें वो नाम देते हैं अस्कूजा। ये काला सागर यानी ब्लैक सी के इलाके की खानाबदोश जनजातियां थीं। किताब का दावा है कि इन्हीं जनजातियों का DNA भारत के रसूखदार वर्ग से जुड़ा हुआ है, और यहीं से तथाकथित सिंडिकेट की शुरुआत होती है। अब यहाँ एक और बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, पिंक रसद। लेखक के मुताबिक ये नमक लगाकर मांस को सुखाने और उसे लंबे समय तक चलाने की एक प्राचीन तकनीक है, और कहा जाता है कि इस तकनीक को अश्कुजा जनजातियां ही भारत लेकर आई थीं। आगे चलकर ये कॉन्सेप्ट आधुनिक अर्थशास्त्र से जुड़ेगा। तो अब असली सवाल ये है कि लेखक इन दोनों अलग अलग सुरागों को, मतलब जजों वाला आंकड़ा और ये जेनेटिक कनेक्शन, इनको एक साथ जोड़ते कैसे हैं। यहीं पर प्रेडेटर सिंडिकेट की पूरी थ्योरी सामने आती है, जो असल में दो अलग अलग विश्व दृष्टियों के टकराव पर आधारित है। देखिए, लेखक के मुताबिक ये पूरा संघर्ष दो अलग अलग दुनियाओं, दो अलग अलग सोच के बीच का है। एक तरफ है नागवंशी दर्शन, जो प्रकृति के साथ मिलकर चलने यानी सहजीवन पर आधारित है, और दूसरी तरफ है सिंडिकेट दर्शन, जो प्रकृति का शोषण करने और उस पर कब्जा करने पर आधारित है। और फिर लेखक इसी पुरानी पिंक रसद वाली सोच को आज के दौर से जोड़ते हैं। उनका तर्क है कि भारत का जो आज का आधुनिक मांस निर्यात उद्योग है, जिसे पिंक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, वो उसी पुरानी मानसिकता का एक कॉर्पोरेट रूप है, जिसका मकसद सिर्फ शोषण और मुनाफा कमाना है। इसके ठीक उलट लेखक एक और विज्ञान की बात करते हैं जिसे दबा दिया गया, असुर इंजीनियरिंग। किताब के अनुसार ये मिट्टी के जीव विज्ञान, जल प्रबंधन और टिकाऊ खेती का एक स्वदेशी विज्ञान था, जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना सिखाता था। तो ये ज्ञान दबाया कैसे गया? लेखक के मुताबिक इसके लिए कई तरीके अपनाए गए, जैसे कि जल प्रबंधन के माहिर वृत्र को कहानियों में एक राक्षस बना दिया गया, बेहतरीन धातु का काम जानने वालों को लोहार जाति में बांध दिया गया,
महान आर्किटेक्ट्स को बस बढ़ाई का दर्जा दे दिया गया। मतलब खेती जैसे प्रैक्टिकल विज्ञान के ऊपर अमूर्त ज्ञान को ज्यादा तरजीह दी गई, ताकि लोग अपनी जमीन और संसाधनों से कट जाएं। तो इतनी बड़ी समस्या बताने के बाद किताब आखिर में एक समाधान भी देती है, एक पुकार, जिसे लेखक कहते हैं उलगुलान। हाँ, लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि लेखक उलगुलान का मतलब क्या बताते हैं। ये कोई हिंसा क्रांति नहीं है। किताब के लीगल डिस्क्लेमर के अनुसार इसका मतलब है एक शांतिपूर्ण, वैचारिक और डिजिटल चेतना जिसका लक्ष्य सिस्टम में बदलाव लाना है। तो ये सिस्टम रिबूट होगा कैसे? लेखक इसके लिए 3 कदम सुझाते हैं। पहला, अपनी पहचान को फिर से हासिल करना। दूसरा, बाजार का बहिष्कार करके आर्थिक आज़ादी पाना, जिसमें जीरो कॉस्ट फार्मिंग जैसी तकनीकें शामिल हैं। और तीसरा, न्यायिक सुधार की मांग करना, जिसमें कोलिजियम सिस्टम को खत्म करके भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना शामिल। और आखिर में हम लेखक के इसी एक विचार पर आकर रुकते हैं कि सच जब तक फाइलों में है वो सिर्फ एक फैक्ट है, एक तथ्य। लेकिन जब वही सच हमारे दिमाग में उतर जाता है तो वो एक क्रांति बन जाता है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि ज्ञान में दुनिया को बदलने की कितनी ताकत छुपी है।